हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8 ऑफ 7th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री, 18th सेंचुरी और पॉलिटिकल फॉर्मेशंस कैसे कैसे हुई। उससे पहले सब कुछ यहाँ पे शॉर्टकट में लिख दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ बेस्ड ऑन द, इसमें आज आप दो चीज़ें नोटिस करोगे। अभी तक हमने देखा 6th क्लास में हमने करी एंशियंट हिस्ट्री, 7th में हमने देखी मेडिवल हिस्ट्री, पर आज जो 8 चैप्टर है इसका 7th क्लास का, उसमें आप देखोगे ट्रांजिशन वाला पीरियड। ट्रांजिशन किस किस के बीच में होगी? तो दो फेजेस में होगी। एक तरफ आपकी मेडिवल हिस्ट्री है, दूसरी तरफ आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। आज आप जंप लगाने वाले हो फ्रॉम मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री टू द मॉडर्न हिस्ट्री। तो कैसे हम मेडिवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाते हैं वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। फर्स्टली आपको ये नोटिस करना है एक मैप। यहाँ पे देखो सिख रीजन दिखेगा आपको, देन जाट्स का, गुजरात वाला एरिया, मराठास का, अवध, बंगाल, हैदराबाद। जस्ट बिकॉज मुगल एम्पायर के बाद जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है 1707 के अंदर, तो आप देखोगे औरंगज़ेब के बाद बहुत शार्प डिक्लाइन आता है मुगल एम्पायर्स के बीच में। फिर लेटर मुगल्स आते हैं जो कि इतने खास नहीं थे एंड बहुत ही ज़्यादा उनको लगता था कि हम राजा हैं, बस फीलिंग ही लिया करते थे उस चीज़ की, बट दे वर नॉट फोकस्ड ऑन द वॉर्स। तो जब वॉर पे फोकस नहीं है, वो जो राजा है इतना ज़्यादा एमिनेंट भी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो छोटे रीजन्स होंगे वो खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके अपने अपने किंगडम्स बनाएंगे। तो वही चीज़ अब आपको चैप्टर नंबर 8 के अंदर देखने को मिलती है। तो जैसे कि मुगल एम्पायर को आप देख सकते हो, इट वाज रीशेपिंग। दिल्ली जो है इसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, और जो बाकी के लोकल किंगडम्स हुआ करते थे उस टाइम पे वो इंपॉर्टेंस गेन कर लेंगे। तो वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। आपको पता होगा जब मुगल एम्पायर बैठा करते थे, अकबर के ही टाइम से अंग्रेज़ों का आना शुरू हो गया था। ऑल्दो उनको फरमान वगैरह नहीं मिला था, वो जहांगीर के टाइम से मिलना शुरू होता है, बट अंग्रेज़ों की एंट्री हो चुकी थी, ब्रिटिशर्स की एंट्री हो चुकी थी। 1765 में आप देखोगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी अपना पूरा एफर्ट डाल दिया कि कैसे हम इंडिया के मोस्ट ऑफ द रीजन्स को एक्वायर करें। अब इस मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो लाइन वाली टेरिटरी है, ये सारी की सारी टेरिटरी को कौन एक्वायर कर रहा था? तो जो ब्रिटिशर्स थे। तो बंगाल का एरिया एंड उसके जितने भी नियर बाई एरियाज थे वो ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर कर लिए थे, और इवन इन 1765 में इतना एरिया ब्रिटिशर्स ने कॉन्कर कर लिया था। तो मतलब ये बोल सकते हो आप कि जो ईस्टर्न इंडिया का मेजर चंक था बंगाल, विच वॉज हाईली नॉट वॉज इट इज़ हाईली फर्टाइल रीजन, और उस टाइम पे यहाँ पे इकोनॉमी जो थी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये वाला एरिया जो था वो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले कॉन्कर किया। बाय द टाइम आप देखोगे बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको ब्रिटिशर्स फैलते हुए दिखेंगे थ्रू आउट द इंडिया, जो कि आप चैप्टर 1 ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री में देखोगे इन क्लास 8th। इस चैप्टर में हम फर्दर देखेंगे कैसे औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है 1707 में, और 1707 से लेके 1761 का जो पीरियड चलेगा उसमें कितना डिक्लाइन आएगा मुगल एम्पायर के किंगशिप पे। ठीक है, तो 1707 से लेके 1761 का टाइम पीरियड पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। द क्राइसिस ऑफ एम्पायर एंड लेटर मुगल्स, क्या क्या क्राइसिस उनको फेस करने पड़े, क्यों वो डिप्लीट होते गए। तो अगर आपको लास्ट चैप्टर ध्यान हो तो हमने देखा था औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसीज़, इस्लाम को प्रमोट किए जा रहे थे, बाकियों के साथ एट्रोसिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो औरंगज़ेब के रूलिंग पीरियड के टाइम से ही आप देखोगे कि जो एम्पायर था इनका, मुगल एम्पायर, वो डिप्लीट होना शुरू कर जाता है। चाहे मिलिट्री वाइज देखो, फाइनेंशियली देखो। आपको अगर ध्यान हो तो हमने देखा था जो इनके मनसबदार्स थे, ऑफिशियल्स हुआ करते थे मनसबदार्स, उनका नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया था। इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे जितनी सैलरी मनसबदार को देनी पड़ती थी, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आपको डिप्लीट होते हुए दिखे थे इन द ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब। और फिर वॉर्स चल रही हैं डेक्कन वाले रीजन में। डेक्कन वाले रीजन में ही आज आप देखोगे किस तरह से बहुत सारे लोकल किंग्स अपना किंगडम डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि औरंगज़ेब के टाइम से ही जो इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, और जो मुगल एम्पायर्स थे उन्होंने मनसबदार रखे थे फॉर द चेक, नोबल्स अपॉइंट करे हुए थे एज अ गवर्नर, जिनको बोला था सूबेदार्स, जो कि रेवेन्यू और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल किया करते थे। जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसको टर्म दी गई थी दीवानी। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, यहाँ पे याद रखना। तो दीवानी जो टर्म थी दैट वाज गिवन फॉर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थी जो, उसको दे दी थी फौजदारी। फौजदारी फौजी मिलिट्री से आपको याद रह जाएगा। पॉलिटिकल
और इकोनॉमिक एज वेल एज़ मिलिट्री पावर्स दे दी गई थी इन सूबेदार्स को और मनसबदार्स को, यही इनके ऊपर चेक रखा करते थे। तो अल्टीमेटली जो राजा है वो आलसी तो बनना ही था, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखी। और जो गवर्नर्स थे, सूबेदार थे, अब उन्होंने कंसोलिडेशन करना शुरू किया। अपनी जो पावर थी उसको अब इन्होंने एस्टेब्लिश करने का टाइम सोच लिया था कि अब टाइम ठीक है कि जो राजा है वो वीक पड़ चुका है, हमारे ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। तो इसी वजह से आप देखोगे कि ये जो सूबेदार होंगे, गवर्नर्स होंगे, ये अपना अपना एम्पायर बना लेंगे। जो पीजेंट थे और ज़मींदारी रिबेलियंस थे बहुत सारे पार्ट्स में, नॉर्थ वाले पार्ट में देख लो, वेस्टर्न पार्ट में देख लो, वो भी क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे टू द मुगल एम्पायर। ये लोग अपने टैक्सेस इम्प्लीमेंट कर रहे थे, दिल्ली में जो था टैक्स सिस्टम वो तो था ही, बट आप देखोगे कि यहाँ पे भी अब टैक्सेस जो हैं ये डेवलप कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट दियर पावरफुल पोजीशन, ताकि अपनी पोजीशन को पावरफुल कर सकें। मुग़ल अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मिलते हैं सिंस पास्ट, हम देखते आ रहे हैं जब बाबर एंटर हुए थे इंडिया के अंदर तभी से देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ रहे थे। और बट ये ग्रुप जो थे अब एबल हैं कि कैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को सीज़ करना है अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए। जो मुग़ल एम्पायर आएंगे लेटर, मुग़ल एम्पायर्स जिनको बोला जाता है आफ्टर औरंगज़ेब आते हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ना तो वो पॉलिटिकल ना फिर इकोनॉमिक अथॉरिटी को कंसोलिडेट कर पा रहे थे, और उनको दे दिया करते थे प्रोविंशियल गवर्नर्स के पास कि आप देख लो ये चीज़, लोकल चिफ्टियंस या फिर और ग्रुप्स हो गए उनके पास दे दिया करते थे। तो कंटेम्प्रेरी राइटर लिखते हैं कि जो बैंक्रप्सी है इस एम्पायर की वो देखने को मिलती है, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी। जो ग्रेट लॉर्ड्स हुआ करते थे वो हेल्पलेस हैं, पीजेंट जो हैं वो 2 क्रॉप्स उगाया करते थे एक साल में, तो इससे क्या ही फाइनेंशियल हेल्प होगी। तो ये सारी चीज़ें बोली जाती हैं। जो क्रेडिटर है वो अपना डेट चुका रहा है, तो इस तरह से सारा जो डिक्लाइन है आपको देखने को मिलता है, नॉट ओनली इन द मुग़ल एम्पायर बट जो लोकल चिफ्टियंस वगैरह हुआ करते थे उनको भी। वहीं पे नादिर शाह का इन्वेजन भी होता है दिल्ली में इन 1739, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। एंड बहुत सारा वेल्थ नादिर शाह उठा के ले जाता है अपने ईरान में। तो 1739 में नादिर शाह का एंट्री हुई थी, और जो पीकॉक थ्रॉन था वो भी किसने उठाया था, नादिर शाह ने उठाया था। उसके बाद आप देखते हो अफ़गान रूलर हैं जिनका नाम है अहमद शाह। 1748 से लेके 1761 के टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो 5 बार इंडिया में आए, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली अफ़गान रूलर हुआ करता था। 1748 से लेके 1761 5 बार आ गए इंडिया में, ठीक है, और खूब सारी लूट फूट मचाई। नादिर शाह ने अटैक किया दिल्ली को 1739 के पास, और कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर्स लिखते हैं कि सारा का सारा वेल्थ उठा के चले गए, ठीक है। जो शाहजहानबाद सिटी थी, नई सिटी जो कि बहुत फ्लरिश थी, जब लूटिंग हुई यहाँ पे चोरी करी गई बाय द नादिर शाह, लूट मचाई गई, तो ये जो शाहजहानबाद जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट और ब्यूटीफुल सिटी हुआ करती थी, नादिर शाह ने उसको खाली कर दिया, डिस्ट्रॉयड लॉट ऑफ थिंग्स थे। और जो वेल्दी पीपल हुआ करते थे वो बैगर की फॉर्म में रह रहे हैं, जो नए कपड़े पहनना पसंद किया करते थे वो अब नेकेड घूम रहे हैं, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। यू कैन सी द पोर्ट्रेट ऑफ द नादिर शाह, 1779 का पोर्ट्रेट है, बाद में बनाया गया था। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पीकॉक थ्रॉन था, ठीक है, सिंहासन था, उसको भी कौन ले गया उठा के, नादिर शाह। तो इतने सारे पैसे जब लूटे तो ऑब्वियसली खाली तो होना ही था मुग़ल एम्पायर, और इसके साथ फाइनेंशियली तो यहाँ पे लूटा ही, बट उसके साथ वीक भी हो गया। अब देखो जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम पड़ेंगे तो जो एम्पायर का वीकनिंग होना है वो निश्चित है, ठीक है। एक तो मिलिट्री भी तुम्हारी स्ट्रांग नहीं बची और पैसे भी नहीं बचे, तो उस एम्पायर का डूबना जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। अब इसके बाद 2 मेजर फैक्शंस और डेवलप हो रही थी, ईरानीज़ और तुरानीज़ की। और नोबल हुआ करते थे, टर्किश डिसेंट थे, ईरानीज़ और तुरानीज़, दे वर इम्पॉर्टेंट फैक्शंस। इन दोनों के बीच में अपनी फैक्शन अराइज कर रही थी। पहले इनको एडवाइस के लिए अपॉइंट किया जा रहा था, बट अब यहाँ पे जस्ट बिकॉज अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं ईरानीज़ और तुरानीज़, तो आप देखोगे इनके बीच में अपनी ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। तो जो मुग़ल एम्परर थे अब ईरानीज़ और तुरानीज़ के जस्ट पपेट थे, कठपुतली की तरह एक्ट कर रहे थे, और ये ईरानीज़ और तुरानीज़ जो हैं ये स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं। यहाँ पे एक पोर्ट्रेट दिखाया हुआ है, ये फ़ारूक शियार का है। लेटर मुगल्स में उनको हम पढ़ते हैं तो कैसे वो नोबेल रिसीव कर रहे हैं कोर्ट के अंदर, तो अभी यही चीज़ पढ़ने को जा रहे हैं। तो जब ये लेटर मुगल्स आते हैं, आलमगीर 2 थे, फ़ारूक शियार भी उससे पहले आए, बहादुर शाह भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं लेटर मुगल्स में। पर जो फ़ारूक शियार थे ना और आलमगीर 2 थे,
फारूक शियार का टाइम पीरियड है 1713 टू 1719। वहीं पे आलमगीर टू का टाइम पीरियड है फ्रॉम 1754 टू 1759। ये असैसिनेट हो जाते हैं, मार दिया जाता है इनको। कौन मरवाता है? इनके ही नॉबल्स मरवाते हैं। और दो और थे जिनका नाम था अहमद शाह। इन फारूक शियार और आलमगीर टू को तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया था कोर्ट के अंदर, उनकी बेइज्जती करके उनको मारा गया था, जो फारूक शियार थे और आलमगीर टू थे। उसके बाद अहमद शाह जिनका टाइम पीरियड है फ्रॉम 1748 टू 1754। आलमगीर टू से पहले आए थे अहमद शाह। एंड शाह आलम टू 1759 टू 1816, यानी कि आलमगीर टू के बाद में आए थे। इनको अंधा कर दिया गया था, ठीक है, इन दोनों को अंधा करके मारा गया था, जो आलम अहमद शाह थे और आलम टू थे। इससे आप देख सकते हो कितनी बुरी तरह से मुगल एम्परर्स का डिक्लाइन हो रहा है। और जो गवर्नर हुआ करते थे लार्ज प्रोविंसेस के, जिनको सूबेदार बोला गया, और ग्रेट ज़मींदार हुआ करते थे, वो अपनी कंसोलिडेशन कर रहे हैं, यानी कि अपना किंगडम बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो सबसे पावरफुल इमर्ज होके आते हैं वो है अवध, बंगाल, हैदराबाद। ये अभी देखेंगे हम, बाद में मराठास वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो इन रीजन्स में आपको सबसे ज़्यादा फ्लरिशमेंट देखने को मिलती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो आपको राजपूत का देखने को मिलेगा वो मिलेगा राजस्थान वाले एरिया में, अंबर और जोधपुर वाला रीजन। वहाँ पे आप देखोगे राजपूत फ्लरिश कर रहे थे। ये लास्ट चैप्टर में भी हम देख चुके हैं। अब ये क्या करते हैं, मुगल्स को तो मान लेते हैं कि हाँ ठीक है वही राजा हैं, पर दे वर बिलीविंग देमसेल्व एज द डिफरेंट और सेपरेट किंग्स। और ये वतन जागीज़ लिया करते थे, ठीक है। इन्होंने ऑटोनमी ले ली थी कि जो वतन जागीज़ होंगी, यानी कि लैंड से जो भी पैसा आएगा वो इनको ही जाएगा। 18th सेंचुरी में देखोगे ये जो रूलर्स हैं ये अटैम्प्ट करते हैं, ट्राई करते हैं कि कैसे हम साइड के जो एरियाज़ हैं, जोधपुर वगैरह के साइड वाले एरिया हैं, उनको भी किस तरह से हम कॉन्कर कर सकते हैं। अजीत सिंह जो हैं रूलर हैं कहाँ के? जोधपुर के। द रूलर ऑफ जोधपुर अजीत सिंह, ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इन द पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज़ देखने को मिलेंगी जो क्लेम करती हैं सूबेदारी ऑफ द रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। गुजरात और मालवा में आपको दिखेंगे कि ये जो राजपूत फैमिलीज़ हैं गुजरात और मालवा वाले एरिया में भी अपना पावर जो है क्लेम कर रही थी। राजा अजीत सिंह जो कि जोधपुर के हुआ करते थे, वो भी अपनी गवर्नरशिप हेल्ड करते हैं गुजरात। और उसके बाद सवाई राजा जय सिंह दिखेंगे आपको अंबर वाले एरिया में, राजस्थान। ये गवर्नर हुआ करते थे मालवा के भी। तो ये ऑफिसेज जो थे ये रिन्यू हो जाते हैं किसके टाइम पीरियड में? तो एम्परर जहांदार शाह 1713 में, लेटर मुगल रूलर्स में ही काउंट होते हैं जहांदार शाह। तो इनके ऑफिसेस रिन्यू करवाए गए जहांदार शाह के द्वारा इन 1739। और फर्दर ट्राई करते हैं कि किस तरह से हम जो साइड के वतन हैं, यानी कि साइड के एरियाज़ हैं, उनको भी कॉन्कर कर लें। नगौर जो था कॉन्कर किया था और अनेक्स किया था टू द हाउस ऑफ जोधपुर वालों ने नगौर को कॉन्कर कर लिया था। वाइल जो अंबर था उसको बाद में लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी के साथ सीज कर लिया गया। सवाई राजा जयसिंह जो थे उन्होंने एक नई कैपिटल बना दी जयपुर की, और सूबेदारी दे दी आगरा की 1722 के अंदर, एंड वाज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। मराठा कैंपेन होती है राजस्थान वाले एरिया में फ्रॉम 1740s, और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं कि कैसे ये फर्दर एक्सपांशन कर सके। साइड में आपको एक पैराग्राफ दिख रहा होगा, इसमें बोला गया कि बहुत सारे राजपूत रूलर जो थे वो मुगल की सुजरानीति को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि ठीक है किंग जो हो वो मुगल्स ही हैं, मान लेते थे। तो ये राजपूत्स का मानना था और ख़ुद की भी किनशिप चलाई हुई थी। बट मेवाड़ वाले जो आते हैं वो मानते हैं कि जो राजपूत स्टेट है वो डिफाइड है मुग़ल अथॉरिटी से, हम नहीं हैं। राणा प्रताप सिंह ने क्या किया, मेवाड़ का जो थ्रोन था उसको कॉन्कर कर लिया 1572 में, और उदयपुर और विद लार्ज पार्ट ऑफ द मेवाड़ वो उनके कंट्रोल में आ गया राजा प्रताप सिंह के, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सीरीज़ ऑफ एनवॉयस भेजे गए राणा के थ्रू टू परसुएट द मुगल सुजरानीति, बट ही स्टूड हिज ग्राउंड। मुगल्स चाहते थे कि ये भी हमारी सुजरानीति में आ जाए राणा प्रताप सिंह, बट आए नहीं थे। परसुएट करने की पूरी ट्राई करी गई बट आए नहीं। राजपूत चिफ्तियन बहुत बड़े बड़े फोर्ट बना लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, राजस्थान में है। वाटर बॉडी की साइड में इसको बना दिया और हिल के ऊपर बनाया था, फोर्टिफिकेशन कर दी, पूरी बाउंड्री वॉल दे दी ईंटों की। और ये जो होता था ये मेजेस्टिक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ फोर्ट का, राजस्थान में है। तो आप देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है। ना सिर्फ पैलेस था, यहाँ पे टेंपल भी मिलेगा, ट्रेडिंग सेंटर भी मिलेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विद द डिफरेंट बिल्डिंग्स। चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है इसमें बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं दैट
वेरी फ्रॉम तलब्स यानी कि तालाब्स यानी कि पॉन्ड्स टू कुंडीज यानी कि वेल्स, बाउलीज और स्टेप वेल्स एट्सेट्रा। साइड में आपको जंतर मंतर दिखाया गया है जयपुर का। राजा जयसिंह जो कि जयपुर के थ्रोन पे बैठे हुए थे, इनके ऊपर एक डिस्क्रिप्शन मिली है पर्शियन टेक्स्ट से 1732 में मेंशन करते हैं इनके बारे में कि राजा जयसिंह जो हैं वो अपने जेनिथ पे हैं, पावर के फॉर्म में, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल बन रखे हैं इस टाइम पे, और गवर्नर हैं आगरा के फॉर 12 ईयर्स एंड ऑफ मालवा फॉर 5 और 6 ईयर्स। हमने देखा कि इस तरह से ये आगरा में भी रूलिंग कर रहे हैं और मालवा वाले एरिया में भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी आर्मी है इनकी, आर्टिलरी बहुत ज़्यादा है इनके पास, ग्रेट वेल्थ है, और दिल्ली के अलावा नर्मदा रिवर की तरफ अपना जो एक्सपांशन है वो करते जा रहे हैं। सवाई जयसिंह जो कि रूलर हमने देखे अम्बेर वाले एरिया के, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई। देखो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। तो जो सवाई जयसिंह थे अम्बेर के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाई। कहाँ कहाँ पे बनवाई? दिल्ली में, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी, और कॉमनली नोन एज द जंतर मंतर। ये जो ऑब्जर्वेटरीज थी इनके पास डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे टू सी द हेवनली बॉडी, स्पेस में आप देख सको। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज किसने बनवाई थी? तो सवाई जयसिंह, रूलर ऑफ अम्बेर। उसके बाद सीजिंग इंडिपेंडेंस, अब सिक्स भी इमर्ज कर रहे थे। खालसा वगैरह आप सुनते हो, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम आ जाता है। तो एक और ऑर्गेनाइजेशन सिक्स की वो पॉलिटिकल कम्युनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट होती है ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। पहले सिर्फ रिलीजियस ग्रुप था, पर जब मुगल अथॉरिटीज़ इनके गुरुओं को मरवा रही थी तो उस केस में ये भी पॉलिटिकल डायरेक्शन अटेन कर लेते हैं। सेवरल बैटल्स लड़ी गुरु गोविंद सिंह ने अगेंस्ट द राजपूत और इवन मुगल रूलर्स के अगेंस्ट, बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा इन 1699। खालसा, आपको ध्यान हो तो खालसा लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। 1699 में खालसा की एज अ इंस्टीट्यूशन फॉर्मेशन होती है। जब डेथ हो जाती है गुरु गोविंद सिंह जी की इन 1708, तो जो खालसा था वो रिवोल्ट क्रिएट कर देता है अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। किसके अंडर? तो बंदा बहादुर लीडरशिप के अंदर। बंदा बहादुर जो हुआ करते थे उनकी लीडरशिप के अंडर रिवोल्ट्स अगेंस्ट हो जाते हैं मुगल अथॉरिटी के। अब ये डिक्लेयर कर देते हैं खुद को सॉवरेन, अपने कॉइन्स बनवा लेते हैं इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह, और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं बिटवीन सतलज एंड जमुना वाला एरिया, आज का जो पंजाब वाला रीजन आपको दिखता है। बंदा बहादुर को कैप्चर कर लिया जाता है इन 1715 और फिर मार दिया जाता है इन 1716। तो ये साइड में जो तलवारें हैं ये स्वॉर्ड है किसकी? महाराजा रणजीत सिंह जी की। और साइड में आपको एक और पिक्चर दिख रही होगी, मुगल अथॉरिटीज़ की पिक्चर दिखाई गई है। साइड में एक और दिख रहा होगा आपको, पोर्ट्रेट ऑफ शिवाजी। अब जैसे जैसे बहुत सारे लीडर्स इमर्ज करते हैं इन 18th सेंचुरी में, तो जो सिक्स हैं वो अपने आप को एक नंबर ऑफ बैंड्स में डेवलप कर लेते हैं जिसको बोला जट्ठास। बाद में उसका नाम पड़ गया था जट्ठास का मीजल्स या माइल्स भी बोल देते हैं। अपनी फोर्सेस को कंबाइन कर लेते हैं और एक बहुत बड़ी आर्मी बना देते हैं जिसको बोलते हैं दल खालसा। इट इज़ नोन एज दल खालसा। पूरी की पूरी दल खालसा यानी कि पूरी की पूरी ये आर्मी जो है ये अमृतसर में मिलते हैं एट द टाइम ऑफ बैसाखी एंड दिवाली टू टेक कलेक्टिव डिसीजन, जिनको बोला जाता है रेजोल्यूशन ऑफ गुरु या फिर गुरमातास। ठीक है, कलेक्ट कहाँ पे आते हैं? सारे के सारे अमृतसर में मिलते हैं गोल्डन टेम्पल वाले एरिया में और अपने रेजोल्यूशन लेते हैं ऑफ गुरु, जिनको गुरमताज भी बोला जाता है। एक सिस्टम डेवलप करते हैं जिसको बोला गया राखी। राखी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं टू कल्टिवेटर ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। 20% प्रोड्यूस जो है वो टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। तो राखी जो था इट वॉज द टैक्स इंट्रोड्यूस बाय द सिक्स। याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे हम एंड ऑफ 17th सेंचुरी देखेंगे तो पावरफुल स्टेट इमर्ज हो जाएंगी इन द डेक्कन एरिया अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी, विच फाइनली लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मराठा स्टेट। ये साइड में देखोगे आप डेक्कन वाले एरिया में शिवाजी की गाइडेंस के अंडर मराठा स्टेट एस्टेब्लिश हो जाती है। जो शिवाजी थे ये बॉर्न हुए थे शाहजी और जीजाबाई के, यानी कि इनके पुत्र हुआ करते थे। कहाँ पे थे? शिवनेरी में 1630 में इनका बर्थ होता है। अपनी मदर के गाइडेंस को ये फॉलो किया करते थे और इनके एक गार्जियन हुआ करते थे जिनका नाम था दादा कोंदे। शिवाजी जो हैं वो एम्बार्क करते हैं अपने करियर को, बहुत यंग एज में लड़ाइयाँ शुरू कर देते हैं। और जवली जो थी ये अनडिस्प्यूटेड लीडर हुआ करते थे। मावला यानी कि मालवा की बात हो रही है, जो कि इनको फर्दर एक्सपांशन में हेल्प करते हैं। और फर्दर
किसके अगेंस्ट लड़ेंगे? बीजापुर एंड किसके अगेंस्ट लड़ेंगे? मुगल्स के अगेंस्ट लड़ेंगे। और आप देखोगे गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं अगेंस्ट दियर ओपोनेंट। एंड गुरिल्ला वॉरफेयर यानी कि हिडन वॉर्स, अपनी ज्योग्राफी पता है तो उसका फ़ायदा उठाओ, गुरिल्ला वॉरफेयर्स। और बाद में फाउंडेशन करते हैं मराठा स्टेट की। बट उससे पहले सिख को एक बार दोबारा से देख लो। गुरु गोविंद सिंह जो हैं वो इंस्पायर हुए थे खालसा बनाने के लिए, फिर खालसा पंथ की भी स्थापना करी गई। राज करेगा खालसा करके इन्होंने एक स्लोगन दिया था और बहुत अच्छे से इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन चलाई। उसके बाद आप देखोगे मुग़ल गवर्नर के अगेंस्ट ये फ़ाइट करते हैं। एंड देन टू अहमद शाह अब्दाली जिन्होंने सीज़ करा था पंजाब वाला रीजन, उनके साथ फ़ाइट करते हैं और बोलते हैं सरकार ऑफ सर हिंद फ्रॉम द मुगल्स। खालसा डिक्लेयर कर देते हैं अपनी स्टेट को सॉवरेन बाय स्ट्राइकिंग दियर ओन कॉइन्स 1765 में। और ये जो कॉइन्स थे इसके ऊपर इंस्क्रिप्शंस थी। और किसने इशू किया था? खालसा ने, इन द टाइम ऑफ बंदा बहादुर। सिख टेरिटरी लेट 18th सेंचुरी में एक्सटेंड कर जाती हैं इंडस से लेके जमुना रीजन तक, बट बाद में डिवाइड हो जाते हैं अंडर डिफरेंट रूलर्स। एक जो इंपॉर्टेंट रूलर इमर्ज हुए थे वो थे महाराजा रणजीत सिंह, और रीयूनाइट कर जाते हैं वो इन सारे ग्रुप्स को और एक एस्टेब्लिश करते हैं कैपिटल एट लाहौर इन 1799। नाउ वी विल रीड अबाउट द शिवाजी। शिवाजी के बारे में आप देख चुके। और मराठा एम्पायर इन्हीं के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है, पावरफुल किंगडम हुआ करता था, गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। तो शिवाजी 1627 टू 1680 ये स्टेबल किंगडम बनाते हैं विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिलीज़ जिनको बोला जाता था देशमुख्स बोला जाता था। ग्रुप ऑफ हाईली मोबाइल पीजेंट पेस्टोरलिस्ट, इनको बोलते थे कुनबीज जो थे ये पीजेंट और पेस्टोरलिस्ट हुआ करते थे, यानी कि अपने जो भी इनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे। दे मेड अ बैकबोन ऑफ द मराठा आर्मी। ये क्या करते हैं? एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाते हैं जिसका नाम पड़ता है मराठा आर्मी। शिवाजी जो हैं वो अपनी फोर्सेस का यूज़ करते हैं टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। जब शिवाजी जी की डेथ हो जाती है तो एक इफ़ेक्टिव पावर जो है मराठा में आप देखोगे वो एक और फैमिली आएगी जिनका नाम था चित्पवन ब्राह्मणास, जो कि सर्व करते हैं कि हम शिवाजी के ही सक्सेसर हैं। और पेशवा वाले एरिया में पेशवा की फॉर्म में ये खुद को टाइटल दे लेते हैं, प्रिंसिपल मिनिस्टर बोला जाता है। पूना जो है दैट बिकेम द कैपिटल ऑफ मराठा किंगडम। पेशवास के अंडर मराठा बहुत सक्सेसफुल होते हैं इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन और फोर्टिफाइड एरियाज़ बना देते हैं मुगल्स का बाय रेडिंग द सिटीज़ एंड बाय एंगेजिंग मुगल आर्मीज इन एरियाज़ जहाँ पे उनकी सप्लाई लाइन एंड रीइंफोर्समेंट जो थी वो इजीली डिस्टर्ब की जा सकती थी। 1720 और 1761 में मराठा एम्पायर एक्सपांड कर जाता है काफ़ी ज़्यादा, बट ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है। एट द अथॉरिटी ऑफ द मुग़ल एम्पायर मालवा और गुजरात जो था वो सीज़ कर लिया जाता है मुग़ल से। बाय 1720 मराठा ने सीज़ कर लिया मालवा और गुजरात से, तो मतलब मुग़ल एम्पायर को ये तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट 1730 में जैसे ही आप आओगे तो मराठा किंग जो थे दे वर कंसिडर्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। पूरा का पूरा डेक्कन रीजन जो था इन्होंने कॉन्कर कर लिया था। और ही पोजेस द राइट टू लिवाए चौथ, एक चौथ हुआ करती थी, एक सरदेश मुखी थी। ये दोनों टैक्सेस हैं और ये आप देख सकते हो यहाँ पे लिखे हुए हैं। चौथ जो हुआ करता था ये 25% लैंड रेवेन्यू होता था क्लेम बाय द जमींदार्स, डेक्कन में इसको कलेक्ट करते थे मराठास। दूसरी आती है सरदेश मुखी, 9 to 10% लैंड रेवेन्यू होता था। कौन पे किया करता, किसको पे किया जाता था? तो टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर इन द डेक्कन रीजन। उसके बाद साइड में आपको बाजीराव जी के बारे में देखने को मिलेगा। इनको बाजीराव बलाल भी बोला जाता था। इनके फादर पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे और काफ़ी ग्रेट मराठा जनरल हुआ करते थे और इन्होंने मराठा किंगडम को एक्सपांड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी बियॉन्ड द विंध्यास रेंज। एंड मिलिट्री कैंपेन्स के लिए जाते हैं अगेंस्ट मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात एंड पोर्टुगीज़। काफ़ी सारी रेड्स डाली मराठाज ने दिल्ली के अंदर इन 1737। फ्रंटियर्स देखते हो आप गुजरात के, डोमिनेशन करते हैं इन एक्सपांशन रैपिडली इनटू द राजस्थान एंड पंजाब इन नॉर्थ, बंगाल और उड़ीसा इन ईस्ट एंड इनटू द कर्नाटका एंड द तमिल एंड तेलुगु कंट्री इन द साउथ। ये जो थे ये फॉर्मली इंक्लूडेड नहीं थे मराठा एम्पायर में, बट दे वर मेड टू पे ट्रिब्यूट एज अ वे ऑफ एक्सेप्टिंग द मराठा सोवरेनिटी। एक्सपेंशन चलता रहा, जब एक्सपेंशन जाएगा तो रिसोर्सेज भी मिलेंगे, पर वो कोई ना कोई प्राइस तो उसका चुकाना पड़ेगा। तो मिलिट्री कैंपेन्स आप देखोगे और रूलर्स बना देते हैं टूवर्ड द हॉस्टाइल बना देते हैं बाकी रूलर्स को टूवर्ड द मराठा। दे स्टैंड
टू फाइट अगेंस्ट द मराठास। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1769 और 1761 आप देखते हो, और वो भी मराठा के सपोर्ट में नहीं देखने को मिलेगी। जैसे जैसे टाइम बीता, मराठास की जो मिलिट्री कैंपेन्स थी वो एंडलेस होती गई, और इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने बना लिया था, और काफ़ी ज़्यादा एरिया इन्होंने कॉन्कर कर लिया। जो एग्रीकल्चर था उसकी वजह से ट्रेड भी रिवाइव कर गया, और इसी वजह से जो मराठा के चीफ हुआ करते थे यानी कि सरदार, जैसे कि शिंदिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोंसले ऑफ नागपुर, एंड द रिसोर्सेज टू रेज द पावरफुल आर्मीज, तो कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं बाय द टाइम। मराठा कैंपेन इनटू द मालवा इन 1720 डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटीज़ इन द रीजन। उज्जैन जो है वो एक्सपांड करते हैं अंडर शिंदियाज पैट्रोनेज, एंड इंदौर अंडर द होलकर्स। तो शिंदियाज, ये देख लो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उज्जैन एक्सपैंड करता है शिंदियाज के टाइम पे, एंड इंदौर अंडर द होलकर्स। और बाय द टाइम आप देखोगे सिटीज़ जो थी वो बहुत बड़ी बन जाती हैं, और साथ में प्रॉस्पेरस, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली वाइज हो जाती हैं, एंड फंक्शनड एज इम्पॉर्टेंट कमर्शियल एंड कल्चरल सेंटर। नए सेंटर और नए ट्रेड रूट्स इमर्ज होके आते हैं विद इन द एरियाज कंट्रोल बाय द मराठा। सिल्क प्रोड्यूस होती है इन चंदेरी रीजन, जो कि आज के आउटलेट में देखने को मिलेगी पुणे वाले एरिया में, मराठा कैपिटल है जो कि। बुरहानपुर जो कि पार्टिसिपेट करता है इन द ट्रेड बिटवीन आगरा एंड सूरत, सूरत और आगरा के साथ ट्रेड इन्होंने कोलैबोरेट करा। और उसके बाद आप देखोगे एक्सपांड दियर हिंटरलैंड टू इंक्लूड पूना एंड नागपुर इन साउथ, एंड लखनऊ एंड इलाहाबाद इन द ईस्ट। फिर आएंगे जाट्स। जाट्स जैसे बाकी एरियाज़ में हमने सिख देखे, मराठास देखे, तो उसी तरह से जाट भी कंसोलिडेट कर रहे थे अपनी पावर। इनके एक लीडर हुआ करते थे जिनका नाम था चूरामन। चूरामन कंट्रोल एक्वायर कर लेते हैं ओवर द डिफरेंट टेरिटरीज जो कि दिल्ली के वेस्ट में हुआ करती थी बाय द एंड ऑफ 1680s। ये भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करते हैं दिल्ली और आगरा वाले एरिया में, और बाद में कस्टोडियन बन जाते हैं इन द सिटी ऑफ आगरा। सूरजमल के टाइम पे आप देखोगे जाट्स की पावर बहुत पीक पे थी, बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। दे बिकेम सो पावरफुल। भरतपुर कंसोलिडेट कर देते हैं जाट स्टेट एट भरतपुर, जो कि आज के राजस्थान वाले एरिया में है, 1756 टू 1763 के आसपास। ये जो एरिया था इसके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल था सूरजमल का। ब्रॉडली इंक्लूड करते हैं पार्ट्स ऑफ द मॉडर्न ईस्टर्न राजस्थान, सदर्न हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली। ये सारे एरियाज कॉन्कर करे सूरजमल ने। सूरजमल ने बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए, पैलेसेस बनवाए, और एक लोहागढ़ फोर्ट आपने सुना होगा भरतपुर में है, दैट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट बिल्ट इन दिस रीजन। तो वही चीज़ें दोबारा से लिखी हुई हैं कि जो जाट्स थे वो प्रोस्पेरस क्यों हुए। एक तो वो एग्रीकल्चरिस्ट थे, और दूसरी बात जो टाउन थे जैसे पानीपत और बल्लभगढ़, ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बन गए फ्रॉम द एग्रीकल्चर ओनली। और सूरजमल के टाइम पे भरतपुर वाला एरिया जो है वो इमर्ज होके निकलता है। नादिर शाह सैक करते हैं दिल्ली को इन 1739, और उनका जो लड़का था, ठीक है, द मैनी ऑफ द सिटी, एंड इनका जो लड़का था सूरजमल का, जिनका नाम था जवाहिर शाह, नादिर शाह का जो लड़का था नेम्ड एज जवाहिर शाह, 30,000 ट्रूप्स थे उनके पास, और उन्होंने 20,000 मराठा को हायर करा था, 15,000 सिख ट्रूप्स को हायर करा हुआ था इन ऑर्डर टू फाइट अगेंस्ट द मुगल्स। ठीक है जी। उसके बाद वाइल द भरतपुर फोर्ट जो था वो फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल में बना हुआ है, यू कैन सी इट इन इमेज। ये भरतपुर का आपको फोर्ट दिख जाएगा, और बंगला डोम बोलते हैं ये जो स्टाइल था, बेसिकली असेंबली हॉल था इसके अंदर, रूफ के अंदर, ठीक है। एंड किसकी रॉयल्टी थी इस पे, तो शाहजहां की। ओके जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 8, जो कि आपकी 7th क्लास NCERT का चैप्टर था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। एंड एक बार समरी सी ले लेते हैं। तो हमने देखा कि इस तरह से कंसोलिडेशंस हो रही हैं, मुगल एम्पायर कैसे डिक्लाइन कर रहा है और रीजनल पावर्स आ रही हैं। नादिर शाह ने अटैक करा इन 1739, और उसके बाद बहुत सारा वेल्थ इंडिया से लेके चले जाते हैं। अफ़गानी रूलर था अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने इन्वेड करा इंडिया को 5 टाइम फ्रॉम 1748 टू 1761। बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से आप देखोगे जो नोबल्स थे उन्होंने अपनी ही पावर को एस्टेब्लिश कर दिया। ईरानीज़ और तुरानीज़ के फैक्शंस डेवलप कर जाते हैं। बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेशन करवाई गई और मार दिया गया 2 मुगल एम्परर्स को, जिनका नाम था फ़ारूक शियार और आलमगीर II। इसके अलावा अहमद शाह और शाह आलम II जो थे
उनको ब्लाइंड करवा दिया गया नॉबल्स के द्वारा। राजपूत्स इमर्ज होते हैं, राजा अजित सिंह ऑफ जोधपुर, सवाई राजा जय सिंह जो कि आपने देखा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बनवाते हैं 5 रीजन्स में इन इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सिक्स इमर्ज होते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत सारी फाइट्स लड़ी, यूसी बंदा बहादुर के बारे में हमने देखा, एंड किस तरह से अपना एरिया कॉन्कर करते हैं इन द रीजन ऑफ सतलुज एंड जमुना। बंदा बहादुर के टाइम पे इवन इंडस से लेके जमुना तक का रीजन आ जाता है। बैसाखी और दिवाली के टाइम पे अमृतसर में इकट्ठे होते हैं इन ऑर्डर टू टेक सम डिसीजन, रेजोल्यूशन ऑफ द गुरु जिनको गुरमताज बोला, टैक्स सिस्टम चलाया जिसको राखी बोला। मराठा में शिवाजी का रोल देखा, बालाजी राव का देखा, किस तरह से उन्होंने मराठास को विद द हेल्प ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर अपना एरिया एक्सपांड करा। जाट्स के बारे में देखा, इनका इंपॉर्टेंट लीडर चूरमन हुआ करते थे, किस तरह से इन्होंने अपना एक्सपांशन किया इन द रीजन ऑफ दिल्ली एंड आगरा। सूरजमल के बारे में देखा, भरतपुर इमर्ज होती है स्ट्रॉन्ग स्टेट ड्यूरिंग दियर टाइम। नादिर शाह ने किस तरह से इन्वेट करा था 1739 में, और नादिर शाह का लड़का जवाहिर शाह जिन्होंने किस तरह से अपने ट्रूप्स एक्वायर करे थे फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। तो यहाँ पे होता है आपका 7th क्लास का NCERT कंप्लीट। आई जस्ट होप आपको लेक्चर पसंद आया, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब स्टार्ट करेंगे हम हिस्ट्री ऑफ 8th क्लास। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।